शिक्षा संकल्प बाय विवेक्षा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने इससे पहले क्लास 10th के लिए क्षितिज से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं सभी पर वीडियो दे दी है। एक बात और आपको बता दूं, अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा है, पढ़ा है, तो उसके बाद आपको कोई कॉपी या कोई क्वेश्चन आंसर की बुक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मैंने सभी क्वेश्चंस और चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सभी डिस्कस कर दिए। खासतौर पर ग्रामर चैप्टर्स जितने हैं वो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताए हैं। एग्जाम में जाने से पहले उसकी वीडियो देखिए और 100% अपने ग्रामर को पेपर को पूरा अच्छा करके बनाइए। सेकंड, मैं आपको एक आज स्टार्ट करने जा रहा हूं कृतिका, क्योंकि अभी तक कृतिका के हमने चैप्टर्स नहीं लिए। कृतिका के 3 चैप्टर्स क्लास 10th के सिलेबस में हैं। नंबर 1 माता का चल, नंबर 2 साना साना हाथ जोड़ी, नंबर 3 आखिर मैं क्यों लिखता हूं। तो ये 3 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। आज इसका पहला हिस्सा माता का अंचल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि पूरे चैप्टर को पढ़ाया नहीं जा सकता, पूरे चैप्टर को अलग से पढ़ाने लायक कुछ नहीं होता। पोइट्री को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहां पर पढ़ाने लायक ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं 1 बाय 1 आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। आसानी से आप अपना पेपर पूरा कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ठीक होगा, ये पक्का है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप एग्जाम में जाइए, सबसे पहले आप चैप्टर की जो थीम है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है छोटा बच्चा एक भोलानाथ, और भोलानाथ जो है वो अपने माता पिता के साथ रहता है। आपने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहां पर देखा होगा छोटा जो भोलानाथ है वो ज्यादातर समय उसका अपने पिता के साथ गुजरता है। मां से उसका केवल दूध पीने तक का रिश्ता था। ये सब चीजें आपने वहां पर 1 बाय 1 पढ़ी होंगी। एक चीज और बता दूं, इसके अंदर एक क्वेश्चन कई बार आता है, उसको लेकर भी आपके सामने चीज आएंगी। ये समझ लीजिए, अभी कुछ पॉइंट्स अलग अलग बता रहा हूं, देन क्वेश्चंस भी मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। ये जो पाठ है 30 के दशक की संस्कृति पर आधारित है। 30 का दशक क्या है, यहां पर 30s, 1930s के आसपास की जो ग्रामीण संस्कृति थी ये उस पर आधारित है। एक वर्ड आप यहां पर देख रहे होंगे अंचल। ये अंचल क्या है? अंचल होता है छोटा हिस्सा। जैसे हम कहते हैं पूर्वांचल, उत्तरांचल, ये अंचल मीन्स छोटा हिस्सा। ये वहां से ली गई एक ग्रामीण उपन्यास है। ग्रामीण एक ऐसी संस्कृति के बारे से हमें परिचित कराया गया है कि वहां पर बच्चों का जीवन किस तरह का है। तो भोलानाथ का जीवन कैसा है, भोलानाथ का रहन सहन कैसा था, भोलानाथ का माता पिता के साथ कैसा संबंध था, उसको यहां पर दिखाने का प्रयास किया है। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं यहां पर, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के साथ पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? आपको याद होगा, आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। भोलानाथ का अपने पिता से अधिक लगाव था। वो भोलानाथ अपने पिता के साथ ही खाता है, पीता है, सोता है, नहाने जाता है, नहाता है, जो कुछ भी क्रियाएं करता है वो पिता के साथ करता है। पिता उसे अपने कंधे पर बिठाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, पिता उसे अपने साथ पूजा में बिठाते हैं, उनके साथ पूजा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस देखेंगे तो पिता से ही उसका सबसे अधिक लगाव है। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि वह अपनी मां की शरण में क्यों जाता है। मां की शरण में जाने वाला अगर बात करें तो आपको याद होगा मां की शरण में कब जाता है वो, जब खेल में अपने साथियों के साथ में वो खेल रहा होता है, बरसात हो जाती है और वह पानी को उछालकर उन गड्ढों में, उन होल्स में फेंकता है जिनमें उन्हें उम्मीद थी कि यहां पर चूहे हैं, लेकिन वहां निकल आता है सांप। वो भागते हैं, भागते हुए जाकर के अपने पास जब घर भागता है, वो दौड़ता हुआ सांप से डर करके भागता है और सब बच्चे भागते हैं। भाग करके कहां छिपता है? अपनी मां के आंचल में। पिताजी उसे बुलाते हैं लेकिन वो पिताजी के पास नहीं जाता, अपने मां के आंचल में जाकर छिपता है। क्यों? क्योंकि भोलानाथ अपने मां के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। देखिए, आप ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इसको आंसर को पूरा समरी कैसे लिखेंगे, यहां से स्टार्ट कीजिएगा इसे। जब भोलानाथ और उसके साथियों ने बरसात हो जाने के बाद पानी को एक ऊंची पहाड़ी पर, जहां पर चूहों के बिल थे, उसमें फेंकना शुरू किया। चूहों के बिल में जब पानी फेंका गया तो उसके अंदर से चूहे नहीं निकले बल्कि एक सांप निकल आया। सारे बच्चे उन
सांप को देखकर डर गए और घर की ओर भागने लगे। कोई उल्टा गिरा, कोई कैसे भागा, कोई कुछ को चोट लगी, किसी को कहीं चोट लगी। भागते भागते सब अपने अपने घर भागे। भोलानाथ भी अपने घर की ओर दौड़ा। पिताजी दरवाजे पर बैठे हुए थे। पिताजी ने उसे भागता हुआ, डरता हुआ आते हुए देखा। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन वो वहां नहीं रुका। जबकि पिता के साथ उसका सबसे अधिक समय गुजरता है, वह मां के आंचल में जाकर छिप गया। मां भी डर गई, घबरा गई और मां ने उसे अपने आगोश में ले लिया। क्यों? क्योंकि भोलानाथ डरा हुआ था। मां उसे डरे हुए को घबराने लगी उसे देखकर और उसे अपने आंचल में समेट लिया। भोलानाथ को अपने मां के आंचल में जाकर ही शरण मिली और उसने अपने आप को जाकर मां के आंचल में ही सुरक्षित महसूस किया। इसलिए वह भोलानाथ जो है अपने पिता के पास नहीं गया। विपदा, परेशानी, कष्ट के समय बालक अपने मां के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए भोलानाथ ने भी मां के आंचल की शरण ली। क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में खूब आता है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? देखिए, आपको याद होगा, ये 2 जगह आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं, 2 जगह से नोट कर सकते हैं। आपको याद होगा, भोलानाथ मां जो है उसे नहलाती है, उसके बालों में तेल लगाकर बोथती है, चोटी बनाती है, उसके सिर में एक फीता बांधकर लट्टू बना देती है, उसे पीले कपड़े पहनाती है, उसे नजर का टीका लगाती है। ये सारी प्रक्रियाएं एक छोटे बच्चे के लिए बड़ी उबाऊ है। वो बड़ा घबराया घबराया सा महसूस करता है, बच्चा है ना। लेकिन जब वो इन सब चीजों पर तैयार करती है तो वो रोता है और पिताजी आते हैं और उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाते हैं। वो अपने साथियों के पास पहुंचता है और सारा अपना रोना सिसकना भूल जाता है और अपने साथियों के साथ खेलने लगता है। दूसरा प्रसंग आप लिख सकते हैं कि जब उसके दोस्तों ने, उनका एक मूसन तिवारी थे जिनको वो परेशान कर रहे थे, चढ़ा रहे थे। मूसन तिवारी ने जाकर शिकायत की स्कूल में उसके टीचर से। स्कूल के टीचर ने कुछ बच्चों को घर भेजा। पकड़ में कौन आया? भोलानाथ। और भोलानाथ को स्कूल लाया गया। गुरुजी ने उसकी खूब अच्छी से खबर ली। खबर क्या समझते होंगे ना, पिटाई की। और जब वो रो रहा था तब भोलानाथ के पिताजी वहां पहुंचे और उसे वहां से अपनी गोद में वापस बाहर ले आए। भोलानाथ रो रहा था, लेकिन जब उसने अपने साथियों को खेलता हुआ देखा तो वो उन्हें अपने रोना धोना सब भूल गया, रोना सिसकना भूल गया, बल्कि अपने साथियों के साथ नीचे उतरकर खेलने लगा। इन दोनों प्रसंगों में आपने देखा होगा, वो भोलानाथ अपने साथियों के साथ रोना सिसकना भूल करके खेलने लग जाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि यह बालक स्वभाव है। बालक अपना खेल के साथ, अपने साथियों के साथ सब कुछ भूल जाता है। भोलानाथ भी अपना रोना सिसकना सब कुछ भूल गया और अपने खेल साथियों के साथ खेलने में लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद आती हो तो लिखिए। इसे आपने टीचर ने लिखाया होगा, तो ठीक है। एग्जाम में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे चलते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, हम बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपके सामने बात की 30 के दशक की, 1930s। आप सोच के देखिए, 1930s में जो बच्चे खेलते थे जिन चीजों से, क्या आज वैसा ही है? नहीं। आज खेलने की सामग्री, भोलानाथ की खेलने की सामग्री क्या क्या थी? मिट्टी के बर्तन होते थे, पिताजी की पूजा वाली आचमनी होती थी, मिट्टी के डेले होते थे, धूल मिट्टी होती थी, बालू होती थी, ये सब चीजों से, पत्ते होते थे, इनसे खेलते थे। और आज का बालक जो है उसकी खेलने की सामग्री अलग है, क्योंकि 1930s में ग्रामीण संस्कृति थी। लेकिन आज का जो बालक है, आप उसकी खेलने की सामग्री देखिए, वो अलग है। 30 के दशक की बात अगर हम करें तो ये 30 के दशक में बच्चे खेलते किन किन चीजों से थे? जो चीजें गांव में उनके लिए खेलने के लिए उपलब्ध होती थी। आज जो बच्चे हैं शहरों में खेलते हैं, उपलब्ध नहीं है, बल्कि वो बाजार से खरीदी जाती है, उनकी एक कीमत अदा की जाती है। तो भोलानाथ जिन चीजों से खेलता था वो आप पढ़ चुके हैं इसके अंदर। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भोलानाथ के खेलने की सामग्री क्या क्या है। आपको पता है
उनके खेलने की सामग्री क्या क्या खेल खेलता है वो? ज्योनार करता है, बारात निकालता है, हलवा मिठाई की दुकान लगाता है। इनमें किन किन चीजों का उसने यूज किया है, उन चीजों में से कुछ चीजों के नाम नोट कर लीजिएगा कि जब मिठाई की दुकान लगाता है तो मिट्टी के डेले जो है वो लड्डू बनते हैं, कागज की जो है वो पूरियां बनती हैं, अलग अलग तरह की इस तरह की चीजों को नोट करके रखिए। दूसरा, बारात जब निकालता है तब क्या काम करता है? मिट्टी को जो है वो तेल के रूप में या घी के रूप में यूज करते हैं, बालू को जो है पिसान मीन्स आटे के रूप में यूज करते हैं, और इसी तरह से अन्य खेलों में भी वो किन किन चीजों को यूज करते हैं, कुछ 2-3 पॉइंट्स उसमें से याद कर लीजिए। बात आती है आपके खेलने की सामग्री क्या क्या है। अब सबको पता है, आप कैरम खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और यहां तक कि आज का जो बालक है वो सबसे ज्यादा मोबाइल पर खेलता है। तो उसके खेलने की सामग्री और आपके खेलने की सामग्री, समय की दूरी है 1930s और आज 2025 2025, तो इन दोनों में खेलने की जो समान है निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो भोलानाथ के खेलने की सामग्री में कुछ चीजों को याद रखिए और अपने खेलने की जो सामग्री है उनसे जोड़ दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि अगर आप ऐसी क्वेश्चन को बात करें तो क्या आपके दिल को छू जाएगा? भोलानाथ का रोना सिसकना, भोलानाथ का अपने पिताजी के साथ खेलना, भोलानाथ का अपने माँ के आंचल में जाकर छिप जाना, कुछ दृश्य ऐसे हो सकते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं। उसके लिए अलग से आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम बात कर लेते हैं इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? देखिए, ये आप अच्छी तरह सब समझते हैं कि 30 के दशक यानी 1930s में जो गांव थे वो और आज के जो गांव हैं, ग्राम्य संस्कृति का मतलब क्या है? देखिए, एक वर्ड यहां पर यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। इन्होंने यूज किया है ग्राम्य संस्कृति। ग्राम्य संस्कृति का मतलब है ग्रामीण संस्कृति। जो गांव की संस्कृति है वो 30 के दशक की जो ग्रामीण संस्कृति थी वो कैसी थी और आज की संस्कृति कैसी है। देखिए, यहां पर हमने 30 की संस्कृति देख ली। भोलानाथ का जीवन कैसा था, भोलानाथ के खेल कैसे थे, भोलानाथ के पिता के पास उसके हर खेल में शामिल होने का समय था। आपको याद होगा, आपने देखा है ना वो कि जहां पर भोलानाथ के पिताजी उसकी ज्योनार में उसके शामिल हो जाते हैं, मिठाई की दुकान पर आ जाते हैं, जब बारात निकलती है तब वो आ जाते हैं। एक पिता के पास इतना समय था, लेकिन आज की जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें काफी परिवर्तन आ गया है। अब जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें शहरीकरण हो गया है, शहरी स्थितियां शामिल हो गई हैं, बच्चों के खेलने के साधन अलग बदल गए हैं, लोगों का रहन सहन अलग बदल गया है। पिता के पास अपने काम व्यवसाय के साथ साथ बच्चों के साथ बैठने का समय, बच्चों को देखने का समय, बच्चों के खेलों में शामिल होने का समय भी नहीं रहा है। जो बच्चों का माता पिता के प्रति जो लगाव था वो भी ग्रामीण संस्कृति में अब परिवर्तित हो गया है। गांव के बच्चे के पास अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत, अपने कंपटीशन, इसके लिए समय ही नहीं है, तो माता पिता के पास बैठने का समय कहां होगा? और माता पिता पर अपने बच्चों के पास इतना ध्यान देने का समय, क्योंकि उनकी अपनी जॉब है, उनके अपने काम है, अपनी मेहनत है, अपनी खेती है, उनके पास अपने तरह के काम है, तो उनके पास बच्चों के हर खेल में, हर बात में बैठने का समय उनके पास भी नहीं है। तो ग्रामीण संस्कृति का आधुनिकीकरण हो गया है, ग्रामीण संस्कृति जो है वो शहरीकरण हो गया है। तो वहां पर भी स्थितियां अब शहर जैसी हैं, इसलिए बच्चों का माता पिता के साथ और माता पिता का बच्चों के साथ एक तरह से दूरी बन गई है। तो ग्रामीण संस्कृति 30 की और ग्रामीण संस्कृति आज की, दोनों में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। आगे चलते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। एक ये प्रैक्टिस है क्लास के अंदर, इसको आप कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। आगे चलते हैं, यह माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक अलग है, माता पिता का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य। वो बच्चा कौन है? भोलानाथ। उसके प्रति माता पिता का वात्सल्य कैसा दिखाया गया है? पिताजी का अधिकतर समय भोलानाथ के आसपास गुजरता है, भोलानाथ का पूरा समय अपने पिता के साथ गुजरता है, माँ के साथ केवल दूध पीने का रिश्ता है, अन्य कोई रिश्ता नहीं है। तो यहां पर भी अन्य रिश्ता से मतलब है, यहां पर माता पिता से माँ के साथ केवल इतना ही रिश्ता है, बाकी समय पिता के साथ गुजरता है। तो वात्सल्य तो वो व्यक्त करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सैंपल पेपर में देखा था, बहुत अच्छा है, कि किस प्रकार से माँ
भोलानाथ के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती है और किस प्रकार से भोलानाथ अपने प्रेम को अपने माता पिता के साथ व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, माता पिता के प्रति क्या वात्सल्य व्यक्त हुआ है, माता के अंदर क्या वात्सल्य है, माँ उसे नहलाती है, उसे तैयार करती है, उसे नजर का टीका लगाती है और उसे कन्हैया बना देती है। माँ का प्रेम है। उसे आपने देखा होगा कि माँ उसे किस तरह से खिलाती है, क्योंकि वो आदमी के साथ, पिता के साथ बैठता है, कुछ भी खा लेता है, पिता उसके थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं, लेकिन माँ क्या कहती है, मर्दुए क्या जाने बच्चे का पेट कैसे भरते हैं। एक लाइन वहां पर आई है, उसे जरूर लिखिएगा आंसर में, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। इसका अर्थ है जब बच्चा ज्यादा खाएगा, भरपेट खाएगा, तब दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। तो माँ क्या करती है, गौरस मीन्स गाय का दूध जो होता है वो, और भात को सान करके उसके छोटे छोटे अलग अलग कुछ एक ढेरी बना देती है और ये कहती है ये कौआ है, ये कोयल है, ये मोर है, ये तोता है, इन्हें जल्दी से खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और आपने देखा होगा कि भोलानाथ कहते हैं कि हम उन्हें जल्दी से चट कर जाते थे, हमें उड़ने का मौका ही नहीं देते थे। तो माँ का वात्सल्य है। दूसरा आपने लास्ट में देखा कि बालक डरता है तो डर करके पिता के पास नहीं जाता, माँ के आंचल में जाता है। हम कहते हैं कि चोट लगती है तो माँ याद आती है, भोलानाथ माँ के शरण में जाते हैं, माँ के आंचल में जाकर छुपते हैं और वहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बात आती है पिता की, तो अपने पिता का वात्सल्य कैसे दिखा है, पिता का भोलानाथ के प्रति प्रेम कैसा देखा है। वो उसे अपने साथ नहलाते हैं, उसे खिलाते हैं, उसे प्रेम करते हैं, पूजा की अपने पूजा में साथ में बिठाते हैं, और जब कभी उन्हें मौका मिलता है तो वो क्या करते हैं, उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर नदी पर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, जहां पर कि वो मछलियों को दाना देते हैं। वहां पर ले जाते हैं, जो डालियां पेड़ों की नीचे हैं उन पर बिठा करके उसे झूला झुलाते हैं और उसके साथ में ही अलग अलग खेलों में शामिल होते हैं। एक पिता का अपने बच्चे के हर खेल में शामिल होना, एक हर प्रकार से उसका साथ देना, ये क्या बताता है, पिता का भी उसके प्रति वात्सल्य था, इसे वह व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो अन्य शीर्षक यहाँ पर अन्य सुझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पाठ के आधार पर है, तो सिंपल इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा में प्रश्न नहीं आता। हाँ, कभी ये पूछा जा सकता है इसका जो शीर्षक है, माता का आंचल क्यों लिया गया है, इसका शीर्षक स्पष्ट कीजिए। देखिए, पूरी कहानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्लाइमैक्स जो था इसका, वो क्या था, भोलानाथ पूरा दिन अपने पिता के साथ गुजारता है। भोलानाथ अपने पिता के साथ ही खेलता है, कूदता है, नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, पूजा करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जिस समय विपत्ति आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, कहां जाता है भोलानाथ, भाग करके अपनी माँ के आंचल में जाकर छिपता है। क्यों, माँ के आंचल में ही वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट जब बालक के पास आती है तो वो अपने माँ के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए इसका माता का आंचल शीर्षक सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। कोई बच्चा अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करेगा, उन्हें प्यार करके, उन्हें जिसे हक करना कहते हैं, उसे चूम करके, उसे प्यार करके, इस तरह से ही भोलानाथ प्रेम व्यक्त करते थे, ऐसे ही अन्य बच्चे भी करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, मैं आज बात कर रहा हूं डायरेक्टली क्लास 10th के बच्चों के बारे में। यहां जो दुनिया है उस भोलानाथ की दुनिया कब की है, 1930s की, 1930 की दुनिया है। तो 1930 की दुनिया बच्चे की कैसी होगी, आप अंदाजा लगाइए, और आज 2025 में बच्चे की दुनिया कैसी होगी, वो भी आप देख सकते हैं। 1930 वो गांव की संस्कृति थी, प्योरली गांव की संस्कृति थी। वहां पर बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है, उनके साथ खाता है, और पिता उसको खेलने में, उसके मनोरंजन में उसके साथ हमेशा रहते हैं। जबकि आज की संस्कृति में बच्चे के पास इतना दबाव है, पढ़ाई का, अपने भविष्य का, अपनी नौकरी का, अपनी लाइफ का, बहुत कुछ दबाव उसके ऊपर है। तो आज की दुनिया कैसी हो गई है, उस तरह की दुनिया वो भोलानाथ वाली नहीं है, क्योंकि तब बच्चा फ्री था, तब पढ़ाई का बहुत ज्यादा जोर नहीं था, तब उसके भविष्य को लेकर के कोई चिंताएं नहीं थी। आज उसके ऊपर बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। उसे कहाँ जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, किन किन एरियाज में उसे अपनी पढ़ाई करनी होगी, कहाँ जाकर के पढ़ाई करनी होगी, ये सभी उसके ऊपर आज प्रेशर के बिंदु बने हुए हैं। इसलिए आज की जो दुनिया है वो बहुत
अलग है। आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? आप कह सकते हैं जो छोटा बच्चा होता है, आज का जो बच्चा होता है, स्कूल जाता है, उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, होमवर्क करना है, ट्यूशन टीचर है, माता पिता की जो उम्मीदें हैं वो हैं, इन सब के मद्देनजर बच्चे का बचपन धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। एंड लास्ट है फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक कविताओं को पढ़िए। ये पढ़ने के लिए है जो टीचर्स आपको कई बार इसे प्रोजेक्ट बेस आपको दे देते हैं, लेकिन ये प्रश्न कभी भी एग्जाम में नहीं आते। तो ध्यान रखिएगा कि माता का आंचल जो चैप्टर है उसमें मेरे द्वारा जो क्वेश्चन सबसे डिस्कस किए गए हैं ये सभी ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को एग्जाम के लिए तैयार रखिएगा, इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। मैं स्टार्ट करता हूं एक बार फिर से। एक क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना रोना क्यों भूल जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आता है, तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इस उपन्यास के में तीसरा क्वेश्चन है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? अच्छा क्वेश्चन है कि 1930 से आज की जो ग्रामीण संस्कृति है उसका कंपैरिजन आपको लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी तैयारी करके रखिएगा। और अगर मैं आगे चलूं तो ऐसा और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलता, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबको मिलाकर क्या बात कहेंगे, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो इस पाठ के आधार पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल पर, देखते रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहे।